की मीटिंग चलेगी जिसमें जेपीसी बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। तो बैठक जारी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देश में तैयारियां एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर तेज हो गई हैं। जब आचार संहिता लगती है, जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी होता है, तो पूरे देश में जगह जगह जो है एक माइंडसेट बन जाता है सच वगैरह का कि जब साल में करीब 5-6 बार इलेक्शन होते हैं जगह जगह, तो पूरे देश में सेंट्रल लेवल पे भी जो है आचार संहिता की वजह से काम उस समय पीरियड में करीब 3 महीने ऐसे निकलते हैं जो कि काम सही मायने में जो होना चाहिए जिस स्पीड से वो नहीं हो पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, चाहे हमारे एमपीज हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे एमएलएस हों, उन स्टेट में चुनाव के लिए चले जाते हैं, जबकि उनकी प्राइमरी ड्यूटी है लॉ बनाने की। और चाहे विधानसभा के स्तर पे हों, चाहे लोकसभा के स्तर पे हों, चाहे राज्यसभा के स्तर पे हों, तो सारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से जो उनका जो एक गवर्नेंस का मॉडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 1.5% जीडीपी को इसका नुकसान होता है। अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो सारा का सारा ये जीडीपी में ऐड होगा। ऐड होने का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में ये अगर इसका योगदान मिलता है 1.5% का, साफ है इससे कि कम से कम करीब 4,50,000 करोड़ रुपए जो है 5 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में जुड़ेंगे। जब आजादी के बाद तक से 1967 तक की ये वन नेशन वन पोल चलता रहा तो असंवैधानिक था। ये तो संविधान कहता है। ये तो छेड़छाड़ इंदिरा गांधी ने करनी शुरू करी थी। आज देश की मांग है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए, वन नेशन वन पोल होना चाहिए। इससे अनेक चीजों के फायदे हैं। पहला तो खर्चा कम होता है, फिर सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, प्रेशर नहीं होता, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। तीसरा, जो पुलिस बल होती है उसका उपयोग कहाँ करना चाहिए? सरहद पे करना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर करना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, चुनाव में लग जाती है। तो इस देश के अंदर हर 4 महीने 6 महीने पे एक चुनाव होता है। तो सोचिए कितना बड़ा खर्चा है, और वो खर्चा कहां से आता है? जनता की जेब से ही आता है। तो इसलिए देश हित की मांग है, और देश हित के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करना चाहिए। जेपीसी की बैठक होनी चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए। बिल्कुल चर्चा में सभी लोगों की बातें आनी चाहिए। संविधान के सारी धाराओं को समाहित करके अगर एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है तो पहले जेपीसी क्या कहती है ये देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का ये एक और जुमला लग रहा है जो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश का हिस्सा लगता है। सब ने साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। ठीक है। सब ने साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। ठीक है। और जेपीसी की बैठक में शामिल होने पहुंची बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर पहुंची। बांसुरी स्वराज के हाथ में एक बैग दिखा जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की जब अहम बैठक हो रही है तो इसी दौरान दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची और बैग पर उनके नेशनल हेराल्ड को लेकर लिखा हुआ है नेशनल हेराल्ड की लूट। तो ये बैग हम आपको दिखा रहे हैं और बैग पर लिखा है नेशनल हेराल्ड की लूट। तो आज बड़ी बैठक जेपीसी की है एक देश एक चुनाव को लेकर, और ऐसे में सांसद बांसुरी स्वराज भी पहुंचे इस बैठक में। और इसी दौरान ये जो बैग उनके हाथ में है ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को भी देखा होगा कि वो किस तरह से बैग के माध्यम से तंज कसते हुए नजर आए हैं। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो 4th पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती हैं। बहुत गंभीर मामला है।
2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। और ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर जब प्रियंका गांधी का बैग काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसमें लिखा था मोदी अडानी भाई भाई, और अब बांसुरी स्वराज का ये बैग देखिए जिसमें नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा हुआ है। तो ये दो बैग काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो एक तरफ प्रियंका गांधी एक अलग अंदाज में सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आए, जिसमें मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था, क्योंकि कांग्रेस लगातार मोदी अंबानी अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होती आई है। तो उसी तरह से अब बीजेपी ने भी वही पैतरा अपनाया और बांसुरी स्वराज एक बैग लेकर पहुंची जिसमें नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा हुआ है। तो ये बैग भी अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। तो दो तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी कुछ इस तरह से तंज कसती हुई नजर आई थी, मोदी अडानी भाई भाई कहा था, लेकिन अब बांसुरी स्वराज भी उसी अंदाज में कांग्रेस पर हमलावर है। तो वक्फ कानून से भी बड़ा लेकिन क्या, राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, वक्फ कानून, सब कुछ हो चुका है। अब मोदी सरकार का अगला प्लान क्या है? अगर सरकार से मिल रहे संकेतों को समझा जाए तो सरकार यूसीसी पर बहुत गंभीरता और तेजी से विचार कर रही है, क्योंकि एक हफ्ते के 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए हैं। वो क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। क्या वक्फ कानून के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का नंबर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 2 बार यूसीसी को लेकर बड़े संकेत सामने आए। पहले 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के हिसार में एक सभा के दौरान यूसीसी को देश के लिए जरूरी बताया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। तो वही ठीक है, एक हफ्ते के बाद बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मोदी 3.0 की उपलब्धियों को बताया गया। वीडियो में साफ संकेत दिया गया है कि मोदी सरकार का अगला कदम यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी जवाब दिया गया जो लोग कहते थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से मोदी सरकार 3.0 काफी कमजोर होगी। मोदी सरकार 3.0 बड़े फैसले नहीं ले पाएगी और ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, जिससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि मोदी सरकार का अगला कदम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। आप भी देखिए ये वीडियो। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे जब भी हमें मौका मिले सरकार का। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो चौंकाने वाले फैसले लेते रहते हैं,
तो क्या 14 अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में जो कांग्रेस पर हमला बोला उसे एक संकेत माना जाए? कांग्रेस ने हमारे पवित्र संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। अम्बेडकर जी ने संविधान में क्या लिख के दिया था कि जब सरकार बनेगा हमारा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा, मतलब हिंदुओं को भी एक पत्नी, मुसलमान को भी एक पत्नी। बीजेपी ने लोगों के सामने 4 बड़े एजेंडे रखे थे, जिनमें से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का संकल्प, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण और तीसरा वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही थी। और अब चौथे की बारी शायद आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।